नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। आज आप देख रहे हैं 12 फरवरी की पहली शिफ्ट का जीके जीएस और करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियो और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए। तो ज़्यादा कुछ चर्चा न करते हुए केवल क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि ये देखा गया हमारा कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे। तो वो थी प्राकृत और ब्राह्मी भाषा। प्राकृत और ब्राह्मी। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला, तो इसके तहत अगर हम देखें कि अशोक के अधिकांश अभिलेख 3 भाषाओं में लिखे गए थे, प्राकृत, यूनानी और आरामाइक। प्राकृत प्राकृत शिलालेख मुख्य रूप से खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला कि तबला वादक जाकिर हुसैन किस घराने से जुड़े हुए थे। तो वो थे पंजाब घराने और अजराड़ा घराने से। नेक्स्ट है आर्टिकल 226 किससे संबंधित है। तो भैया ये संबंधित है उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने के अधिकार से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार है। रिट जारी करके उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला कि थोक विक्रेता कौन है। तो भैया जो कंपनियां या व्यक्ति बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं और उन्हें खुदरा विक्रेताओं को बेचते हैं, मतलब जो बड़े बड़े जिसको हम होलसेल कहते हैं, तो उन्हीं को थोक विक्रेता कहा जाता है हिंदी भाषा में। ठीक है, कि मतलब लोग बाग एक काफ़ी सारा सामान रखते हैं अपने पास और उनको फिर छोटी 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 दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है थोक विक्रेता। अगला क्वेश्चन देखने को मिला लाठी नृत्य से कि वो किस जाति के द्वारा किया जाता है। लाठी नृत्य तो थारू, भील और बंजारा आदि के द्वारा किया जाता है। लाठी नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश के गडरिया, जिन्हें हम गाडरिया भी कहते हैं, भील और गुर्जर जाति की पारंपरिक लोक नृत्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य वीरता और आत्मरक्षा का प्रतीक है, जिसमें नृत्य करने वाले कलाकार लाठियों का कौशलपूर्वक इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखने को मिला कि साल 2023 में महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई थी। कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो वो थी 154वीं जयंती। ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। ठीक है, मतलब एक एक शिफ्ट में और आ चुका है ये पहले। तो साल 2023 में महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई गई थी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो वो है अनुच्छेद 226 और 32। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला निम्न में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। तो वो थे आर ई ग्रांट गोवन। आर ई ग्रांट गोवन जो है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वह एक व्यवसायी और उस समय के एक प्रमुख व्यापारिक घराने गोवन ब्रदर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करते थे। बात करें अगर उनकी कि वह उत्सुक क्रिकेटर भी थे और बॉम्बे जिमखाना क्रिकेट क्लब के लिए खेलते भी थे। अगला जो क्वेश्चन देखने को मिला वो फिर से 2011 की जनगणना से देखने को मिला कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर किस देश की है। तो वो है म्यांमार की। भारत के पड़ोसी देशों में किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो वो है श्रीलंका और चीन की। म्यांमार में 2011 के आसपास सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर थी, जबकि श्रीलंका में सबसे कम थी। ठीक है ना। बात करें अगर भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका और चीन की, तो शिशु मृत्यु दर इनमें सबसे कम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवंबर 2024 में डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान किस सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया। तो भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भैया साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 7 ईयर्स की होनी चाहिए, 7 वर्ष की। साक्षरता दर एक क्षेत्र की आबादी का कुल प्रतिशत है जो किसी विशेष समय में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु है, जो समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में साक्षरता दर 94% सबसे अधिक और बिहार की साक्षरता दर 61.80% यानी सबसे कम है।
अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि तैराक से आया है। तैराक जो कि हरि नटराज थे, वो किससे संबंधित हैं? तो वो है कर्नाटक से संबंधित। किस राज्य से? ठीक है, तो वह भारत के प्रमुख बैक स्ट्रोक तैराकों में से एक हैं और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, जिसमें ओलंपिक 2020, टोक्यो एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ गेम्स भी यहाँ पर शामिल है। अगला क्वेश्चन आपका पंचवर्षीय योजना से था कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग और आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया था? वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से 1966 के बीच में चली थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत कुमार डोभाल है। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल हैं और अजीत कुमार डोभाल भारत के प्रधानमंत्री के 5वें और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में सेवारत हैं। वे केरल कैडर के एक सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS सदस्य हैं। उन्होंने 2004-5 तक पूर्व भारतीय खुफिया और कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी से था कि कितने प्रकार के पुरस्कार प्रदान करती है संगीत नाटक अकादमी? तो 3 प्रकार के पुरस्कार प्रदान करती है। तो देख लेते हैं। पहला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। दूसरा, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप। तीसरा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन जो था वो भारत की किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा रही? तो वो थी हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो 1961 से 1966 के बीच में रही। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? या प्रधानमंत्री का संवैधानिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है विवेक देबराय। कोई विवेक ओबराय न ध्यान रखे, विवेक ओबराय नहीं है ये, विवेक है देबराय। ठीक है, देबराय, ओबराय नहीं है। नेक्स्ट ध्यान देंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना में हुई तो कहाँ हुई? तो बॉम्बे में हुई। सस अछूत कल्याण सभा के लिए मराठी समकक्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर केमिस्ट्री से देखने को मिला है कि CH3 है ना, ये जो लिखा हुआ है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी ऐसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके बारे में इसका IUPAC नाम पूछा गया है, तो वो है आपका प्रोपाइन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम प्रोपाइन है और इसे मिथाइल एसिटिलीन भी कहा जाता है और यह एक क्या है? एल्काइन है। बात समझ में आ गई? तो हमारी जो आज की क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग और उत्साह के साथ में। आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।